केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 1, भाग 2। काका निक्सार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े कि सामने से आती हुई नेऊर हज्जाम की औरत दिख गई। वह रुक गए। बड़ी थाली को अंगोछे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोले, का है ठकुराइन? है का? ठकुराइन चोन्हा के नखरे से बोली। काका को मौका मिल गया। आज तो लहरदार टिकुरी साट के निकली हो। काका चुप हो मुस्कुराने लगे। लेकिन नाउन भी एक तेज़ थी। भीतर से खुश हो लेकिन ऊपर से बिगड़ कर बोली, तो का तुम पर साटी है? काका हंसने लगे। हम पर एक भी साट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकुर टुकुर ताक रहा हूँ। यह तीसी फूल की चुंडी, बाप रे बाप, जैसे तुम ही तो खरीद के दिए हो। हम अरे एक बार इशारा तो कर देती तो तीसी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती ठकुराइन। परगसिया मलाहिन तो बनारसी साड़ी पहन पहन के मर गई। कहाँ परगसिया, कहाँ तुम। राम राम, तुमने भी किसका नाम लिया? हमारे लिए हमारा भतार है। 40 के रडुआ, कुछ तो शर्म हया करो। कौन कहे कि तुम ही बार बिटिया हो। नाती पोतों से घर भरा है। सिंगार पटार देखो तो जवान पतोहू से भी बढ़ चढ़ के। घर से निकल के सबका सिंगार पटार ही निहारते चलते हो। लो अपने घर का बायना। नाउन तुनक कर बोली। बाप रे बाप, इस उम्र में भी हाव भाव जस का तस है। आगे जवाब देने के लिए नाउन रुकी नहीं। काका के हाथों में बायना पटककर झेंपती हुई नाउन आगे बढ़ गई। काका खंड चले आए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठ गए। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दूबे छपरा के सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई है, तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके से कह दिया कि नाच देखने के लिए आज रात रघुनाथ की नाव खुलेगी। तो उनके मन में हिलोरें उठने लगीं। लेकिन ठीक ठीक पता कैसे लगे? काका बेचैन होने लगे। पदुम तो पूछने पर दिल लगी करने लगता है। आज तक शायद ही किसी बात का सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदुम, कृपाल, अनिरुद्ध और सुमेसर चारों के चारों गोल बांधेंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे, पर रहा न गया तो बारी बारी रामकृपाल, अनिरुद्ध और पदुम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था। पदुम के बैल के सींग टूट गए थे। दूसरे गांव दवाई बंधवाने जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है। सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे बाइस्कोप, कौन देखने जाए। काका निराश होने वाले जीव न थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच तो गए। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप मलिकार बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे के मुंह पर ही बात मार देते थे। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसलिए काका उनके सामने जाने में प्राय कतराते थे। लेकिन नाच देखने की झोंक में वह सब कुछ भूल गए। काका को देखते ही मलिकार बोले, किधर से कुलबूरन? सरेह घूम के। बिना सोचे समझे काका ने जवाब दिया, भादों की बाढ़ में सरेह घूम के कि नाच के चक्कर में निकले हो? हमको तो रतौंधी होती है मलिकार, नाच से हमें क्या मतलब। 55 का मैं हुआ, लेकिन संझलौके में भी अभी सुई में डोरा डाल दूं, और तुमको 40 में ही रतौंधी होने लगी। वाह रे कृपा निधान। नाच का नाम सुना कि बयाल्ला, आगे नाथ ना पीछे पगहा। अब तो छोड़ो धर्मावतार। खंड द्वार पर बैठने की अवस्था हुई। मिजाज नवही से भी बढ़ के। क्या देखे हो मलिकार जो ऐसे बोलते हो? मलिकार हंसने लगे। लंगोटी पहनते थे तब से तुमको देख रहा हूँ। हम ही से पूछते हो कि क्या देखे हो? 16 साल का भतीजा ओमकार घर में कुंवारा पड़ा है। यह नहीं होता कि घेर घार कर उसका ब्याह करा दें। आज यहाँ गौनई, कल वहाँ नाच। इससे फुर्सत मिले तब तो आगे की चिंता हो। दत्त तेरे की। छन्न भर इनके खंड में कोई आया नहीं कि लगे उपदेश छांटने। काका कुछ नाराज होते हुए बोले,
लो चले तुम्हारे खंड से, कोई पास आया नहीं कि लगे जहर उगलने। खंड के ऊंचे चबूतरे पर से काका नीचे उतर ही रहे थे कि घर से बैलों का दाना भूसी लेकर मलिकार के लड़के रघुनाथ आ गए। आंख नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टुनटुनाईं तो लोटा उठाकर मैदान जाते हुए मलिकार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तय तपाड़ कर लो, मैं तो काम से चला। मलिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए और ओमकार को माल गोरुओं को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा लेने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओमकार से दबते थे। बैलों की नाद में भूसा डालते हुए ओमकार ने बोली फेंकी, आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं की पायंत है क्या? जल्दी क्या, बाढ़ बूढ़े का दिन, अंधार होने पर मस माछी के मारे गोरू खाते नहीं। एक दिन जरा जल्दी कह दिया तो पूछता है कहीं की पायत है क्या? हो भी तो मानुष तन है, जानवर तो नहीं। अपने खंड से अनिरुद्ध सब सुन रहा था, वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, कटे न आज रात भर नौटंकी। अच्छा परमेश्वर के बेटा, गंवजी खेत कोड़ार की मालगुजारी तो बाप ने टिकरी में झोंक दी। अब पितिया से पिहुरी तुम न करोगे तो करेगा कौन? थोड़ी देर के बाद काका ने बसवार में से खर पतवार बीनकर गोरुओं पर लगने वाली मक्खियाँ और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए और वहाँ से बना खाकर दिया बत्ती जलते जलते रघुनाथ के खंड की ओर बढ़े। फेर में थे कि मलिकार के रहते नाच देखने की बातचीत कैसे होगी, किंतु पहुंचने पर जाना कि वह सांझ की गाड़ी पकड़ने स्टेशन को चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे। उधर गोल में राय हो रही थी कि काका को आज छोड़ दिया जाए। मलिकार मुकदमे के लिए बलिया चले गए। अगल बगल के नवही नाच देखने जाएंगे ही खंड सूना पड़ जाएगा। रात में कोई अगोरने वाला भी तो रहना चाहिए। रघुनाथ घर से खाकर लौटे तो देखा काका जमे हैं। वह कुछ नहीं बोले और बैलों को चरण से हटाकर पलानी में बांधने लगे। तभी रघुनाथ के संगी रामकृपाल को काका पहचान तो न सके, लेकिन बोली से चीनकर बोले, कहाँ यारों, आज कहाँ की तैयारी है? रामकृपाल कुढ़कर बोला, काम न धाम, बस दिन रात नौटंकी। नाच देखने चलना हो तो आज अपनी नाव ले चलो। काका चुप रहे। बस, रामकृपाल फिर बोला, दूसरे के ही कंधे पर बंदूक रखकर फैर करना जानते हो? अपनी नाव खोलने को कहा तो बोली बंद हो गई। साझे की नाव है बेटा, अबगा की नहीं है कि जब चाहा खोल दिया। साझे की है तो तुम्हारा भी तो हिस्सा है। नाच देखने का मन हो तो आज अपनी डोंगी ले चलो। सब दिन तो रघुनाथ की नाव पर झेलेर काटते हो, एक रात अपनी ही रहेगी तो क्या कम मज़ा मिलेगा? काका फिर भी चुप रहे तो रामकृपाल बोला, चलना हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो हम लोग चलें। काका फेर में पड़ गए। बचाव का और कोई उपाय न सूझा तो बोले, अच्छा जाओ खोल लाओ, लेकिन ओमकार को पता न चले, नहीं तो सवेरे आफत कर देगा। खोल क्यों लावें? सब लोग आगे पिपरा बाबा के पास चढ़ जाना। रामकृपाल नाव खोलने चला। बाकी लोग पिपरा बाबा की ओर बढ़े। रतौंधी के कारण रात में काका को पूरी तरह दिखता नहीं था, इसलिए पिपरा बाबा के पास करीब 10 आदमी जुट गए, जिनमें ओमकार भी था। दूबे छपरा और बलिहार के बीच की दूरी पैदल चलने पर लगभग 2 मील की है, पर बाढ़ के दिनों में नाव से आने जाने के कारण राह सीधी हो जाती है, जिससे दूरी तो कम हो जाती है पर समय अधिक लगता है। बाढ़ के दिनों में बलिहार के चारों ओर 3-4 कोस में पानी फैल जाता है और इस हद के सारे गांवों के बीच में जैसे नदी के द्वीप बन जाते।
सारी फसलें पानी में बह जाती, मवेशी चारा के लिए तड़प जाते, लोगों में त्राही त्राही मच जाती। किंतु गांवों के चारों ओर बाढ़ का ठहरा हुआ जल महीने डेढ़ महीने तक लोगों को नाव में विहार करने का एक अद्भुत सुख देता था। दिन में लोग छोटी छोटी डोंगियों में इधर उधर आते जाते, क्योंकि आने जाने का साधन सिर्फ ये डोंगियां ही रह जातीं। किंतु इस फैले जल पर डोंगियों में रात में घूमने का सुख जिलहिर बाढ़ की और परेशानियां कम से कम रात भर के लिए तो भुला ही देता। चांदनी रात में छोटी छोटी डोंगियों में ढोलक और हारमोनियम के साथ गांव के नौजवानों का दल जब झिलहिर को निकलता तो दृश्य देखते ही बनता। रात के लगभग 8 बजे नाच देखने वालों से भरी हुई बलिहार की डोंगी दूबे छपरा की ओर बढ़ी। पारी पारी सभी डोंगी खेते जा रहे थे। मील भर पहले से ही बारात के बड़े तंबू में जलते हुए दर्जनों पेट्रोमैक्सों की रोशनी डोंगियों में भरे हुए नच देखनउओं के मन में अपार उत्सुकता भर रही थी। पास पहुँचे तो देखा 2 बड़े बड़े तंबू नच देखनउओं से खचाखच भरे थे। नाव पास की बसवारी में बांध दी गई, जिसको जहाँ जगह मिली भीड़ में बैठ गया, लेकिन रघुनाथ काका के साथ बैठे। पैर तले डंडा दबाकर काका बैठे, पीछे रघुनाथ। सामने मंच का पर्दा भी उठा नहीं था, इसलिए लोगों में कुछ बेचैनी थी। सहुआ की बेटी की बारात में 3 चीज़, नौटंकी, नाच और थिएटर, रात भर की मौज। ऐसा मौका जवार में कहाँ मिलता है। एकाएक पटाखा फूटा और धड़ाके की आवाज़ के साथ सामने का पर्दा उठा। नौटंकी शुरू हुई। ठाकुर की जवान बेटी ब्राह्मण के लड़के के साथ भागने की जिद कर रही थी। लड़का बार बार इनकार कर रहा था। अंत में जब लड़की ने कोई और उपाय नहीं देखा तो कहने लगी कि यदि वह उसे भगाकर नहीं ले जाएगा तो हल्ला मचाकर वह अपने घरवालों को बुलाकर उसकी दुर्गति करा देगी। सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पसोपेश में खड़ा था। लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी हुई लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। काका, रघुनाथ पीछे से बोले, का है रे, देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूँ बेटा। कैसा करिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया है, वाह रे त्रिया चरित्र। मंच पर लड़का ठाकुर की बेटी को पद्य में उत्तर देने लगा। काका दोनों हथेलियों से अपनी आँखों को बगल से घेरकर नौटंकी देखने में जुटे। लगभग 2 घंटे के बाद रघुनाथ चुपके से उठे और डोंगी को हटाकर दूसरी बसवारी में बांधकर फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। काका नाच देखने में वैसे ही तन्मय थे। थोड़ी देर के बाद काका की देह में नीचे से रह रहकर रघुनाथ चिकोटी काटने लगे। 2-3 बार तो काका ने समझा कि नीचे से कोई चीज़ गड़ रही है, इसलिए हाथ से आगे पीछे की देह नीचे से झाड़ दी। थोड़ी देर बाद रघुनाथ ने फिर चिकोटी काटी तो इस बार कुछ क्रोध में घूमकर काका ने पीछे की ओर देखा। रघुनाथ ने पूछा, क्या है? मालूम नहीं, पीछे से कोई खोद रहा है। लोग नाच देखने आए हैं कि तुमको खोदने? जहाँ जाते हो वहीं खड़मंगल डाल देते हो। चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। काका फिर मंच की ओर देखने लगे। रघुनाथ ने फिर वही हरकत की। काका ने आव देखा ना ताव, पैर के नीचे दबाया हुआ अपना डंडा निकाला और बिजली की तरह घूमकर अपने पीछे के लोगों पर 2-1 बार बरसा दिया। किसी के कंधे, किसी की कनपटी, किसी के सिर पर चोट लगी। क्रोध में लोग एकाएक खड़े हो गए। गाली गलौज और बैठो बैठो की आवाज़ें आने लगीं। कौन बैठता है? तंबू में हुड़दंग मच गया। रघुनाथ ने काका की बाँह पकड़ी और फुर्ती से तंबू के बाहर खींच लाए। पीछे बैठे हुए लोग आगे के खड़े हुए लोगों से बैठ जाने के लिए चिल्लाने लगे। झगड़ा दूसरे लोगों में बढ़ने लगा। नाटक बंद हो गया। 10-15 मिनट बाद लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे, किंतु ललचाई आँखों से काका मुड़ मुड़कर तंबुओं की ओर देख रहे थे। रघुनाथ उन्हें गांव चलने को विवश कर रहे थे। रहा न गया तो काका बोले, थोड़ी देर और देखा जाए यार, रात भर नाव देखो,
उधर नाव कोई खोल ले गया तो माला जपोगे। और काका की बाँह पकड़कर बसवारी की ओर खींचते हुए रघुनाथ बोले, चलो झटपट निकला जाए, नहीं तो गांव के लोग डोंगी पर लद जाएंगे। बेबसी में काका वापस चले। नाव पर आए हुए बाकी लोग अपनी जगह से ही काका और रघुनाथ को ताड़ रहे थे। नाव की ओर इन्हें बढ़ता देखा तो तंबू में से उठकर वे लोग भी पीछे पीछे चले। पहली बार जहां नाव बंधी थी वहां पहुंचने पर नाव मिली नहीं तो काका के प्राण सूख गए। नाव कहाँ है रे? जाओ खूब नाच देखो, रघुनाथ ने ताना मारा। आखिर गई कहाँ? यहीं तो बांधकर हम लोग गए थे। ढूंढो यारो ढूंढो, कोई सुई डोरा है जो मिलेगा नहीं? देखो रस्सी टूटकर अगल बगल बह तो नहीं रही। रघुनाथ कृत्रिम ढंग से बिगड़े। तुम्हारी 4 आंखें हैं तो ढूंढो। काका को पसीना छूटने लगा। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब क्या होगा रघुनाथ? रघुनाथ क्या बतावे, अकेले वही तो चढ़ के आए नहीं थे। और लोगों से क्यों नहीं कहते हो? 4-5 मिनट वैसे ही खड़े रहने पर काका सिर पकड़कर बैठ गए। गोल के बाकी लोग अंगोछे से मुंह तोपकर हंस रहे थे। नाव अगर ना मिली तो सुन लो रघुनाथ, गले में अंगोछा कस के प्राण दे दूंगा। नाच देखने तुम आए, प्राण दोगे रघुनाथ पर? नाव मिली तो क्या होगा? बगल में खड़े बिहारी ने बात कसी। रघुनाथ ने बिहारी को इशारा किया और बिहारी बगल की बसवारी में बंधी नाव थोड़ी देर में खोल लाया। आते ही काका से बोला, बाप रे बाप, न जाने कितनी दूर नाव बह गई थी। लो नाव, चढ़ाते समय तो नाकुर नुकुर करते हो, लेकिन मौके पर बिहारी ही काम आते हैं। काका की देह में जैसे जान आ गई। काका नाव पर बैठे, उनके पीछे 10-12 लोग भर भराकर चढ़े। नाव बलिहार की ओर मुड़ी। बाढ़ के ठहरे जल पर चांदनी का चंदोवा तना था। नाव तेज चाल से बढ़ रही थी, क्योंकि सभी घर पहुंचकर सोना चाहते थे, इसलिए लग्गी तेजी से मार रहे थे। 2-2, 3-3 कोस की दूरी पर चारों ओर स्थित गांवों के बीच के खेतों में बाढ़ का फैला हुआ जल एक बड़ी सी झील की तरह लग रहा था। शांत, निस्तब्ध, सफ़ेद रात, हल्की हल्की पछुआ। काका को नींद आने लगी।